हेलो। जय हिंद दोस्तों। नया साल का बहुत मजा लिए है ना। पूरे महीने भर लोग नया साल मनाते हैं, तो मनाइए और मस्ती कीजिए। तो यार मैं फिर से 10th क्लास का पार्ट 1 मैंने इलेक्ट्रिसिटी का डिस्कस किया था। पार्ट 2 के लिए आया हूँ। उसमें पार्ट 2 स्टार्ट करने से पहले अगर मैं थोड़ा सा रिकैप करा देना चाहूँ चीज़ों को जो कि पार्ट 1 में मैंने कवर किया था। उसमें बताया था सिंपल बेसिक डिफिनीशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के बारे में उसका डिफाइन किया था। और उसमें सेकेंडरी सोर्स ऑफ एनर्जी मैंने बताया था, अगर याद होगा आपको। एंड मैंने बेसिक सी दो क्वेश्चंस थे, व्हाट कंस्टिट्यूट द इलेक्ट्रिसिटी एंड हाउ डज इलेक्ट्रिसिटी एक्चुअली प्रोड्यूस इन दी इलेक्ट्रिकल सर्किट, ये बताया था। और फिर मैंने बताया था इलेक्ट्रिक करंट को डिफाइन किया था, डी क्यू अपन डी टी, आई इक्वल टू डी क्यू अपन डी टी। एंड इलेक्ट्रिक सर्किट को डिफाइन किया था, सिस्टमेटिक सेटअप ऑफ दोज, मैंने ये बताया था सिस्टमेटिक सेटअप ऑफ सर्किटल एलिमेंट। और बताया था वास्तव में मॉलिक्यूलर लेवल पे जाके कि वास्तव में हुआ कि इलेक्ट्रिसिटी का ना कैसे चार्जेस फ्लो होते हैं वायर में, बैटरी क्यों लगाते हैं। तो फिर से आज मैं दूसरे पार्ट के लिए आया हूँ यार। मतलब थोड़ा सा आगे प्रोसीड करूँगा। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा, इन सब चीज़ों से वंचित रह गए, तो जस्ट यू स्पेंड सम योर एम बी एंड जस्ट यू गो थ्रू दैट वन। तो आज मैं यार डिस्कस करूँगा वास्तव में बैटरी में वास्तव में होता क्या है ना। बैटरी के बाद दिमाग में आता है ना, उसका यूनिट आता है वोल्टेज। तो वास्तव में वोल्टेज, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक प्रेशर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, दिस यार जब हम 10th में थे यार ना, तो ये सुन के ना दिमाग में ना चहलकदमी से हो जाती थी। है क्या भाई, कन्फ्यूजन सा होता था। तो आप भी अगर, जाहिर सी बात है आप भी कन्फ्यूजन में होंगे। तो अगर नहीं होंगे तो सल्यूट फॉर यू आर वेरी मच गुड विद योर कॉन्सेप्ट। सो मैं कुछ यहाँ पे वर्ड्स लिखूंगा, आपको वीडियो पॉज करके उसके बारे में सोचना है कि व्हाट यू नो एक्चुअली अबाउट दैट वर्ड। सो लेट मी राइट इट डाउन। पहले मैं लिखूंगा पोटेंशियल। दिस मार्कर यार आई हैव नॉट चेंज टिल यार, सॉरी। मैं भी वर्कलोड पा रहा हूँ यार, कॉलेज से खूब है ना, टेस्ट उस्ट हो रहे हैं हमारे ना। तो मैं जल्दी से इसे चलो पोटेंशियल, पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, दूसरा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। जो मैं बोल रहा हूँ उसे सुनिए, बोर्ड पे पता नहीं दिख नहीं रहा होगा ठीक से। एनीवे, पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक प्रेशर, इलेक्ट्रिक प्रेशर है ना, वोल्टेज, बोल्ट कर लो या फिर वोल्टेज कर लो, बोल्ट भी कर लो है ना, बोल्ट, बोल्ट कह लो। मैं तेज लिखता हूँ ना, बोल्ट, बोल्ट एक्चुअली। तो चलो मैं ठीक से अगर बता देना चाहूँ कि वास्तव में ये सब चीज़ें जो है ना, हाँ इसको आप वीडियो पा सकते सोचिए इन सब टर्म्स के बारे में आपको कितना पता है, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ। हाँ सोचिए सोचिए, ठीक है। तो अब मेरी बारी है ना। अब मैं बताता हूँ भाई, देखो पोटेंशियल, मैं पहले वर्ड को बताऊंगा पोटेंशियल वास्तव में वो क्या है ना। पोटेंशियल वर्ड सुन के आपको क्या दिमाग है, पोटेंशियल एनर्जी, एम जी एच, 9th क्लास में ना, ग्रेविटेशनल, वो वास्तव में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होता है। पोटेंशियल वर्ड सुन के अपना, अगर मैं बोल दूँ पोटेंशियल वर्ड का वाक्य प्रयोग करो, तो कैसे करोगे? हम्म तो क्या पोटेंशियल एनर्जी का वाक्य प्रयोग बताऊँ क्या यार? मैं बताऊँ, अगर थोड़ा सा अपना है ना इंग्लिश और हिंदी का ज्ञान लगाऊँ, तो बोलूँगा कि नहीं, यू हैव द पोटेंशियल टू अचीव, है ना, यू गेट गुड मार्क्स इन बोर्ड। मस्त अंग्रेजी बोला ना। एनीवे, आपके अंदर पोटेंशियल है छक्का मारने का, ऐसे बोलते हैं ना। पोटेंशियल मतलब अगर मैं बोलूँ तो कुछ होता है ना, कुछ आपको हिडन एनर्जी को, हाँ हिडन एनर्जी को शो करता है जैसे कि। तो ये अपन हिंदी और अंग्रेजी में जो बोलचाल वास्तव में पोटेंशियल का मतलब है। तो हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हैं, फिजिक्स पढ़ रहे हैं, तो हम लोग उसके हिसाब देखेंगे व्हाट इज द एक्चुअली द इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हैं तो उसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। वास्तव में देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को मैं डिफाइन करना चाहूँ, पोटेंशियल का मतलब पता चल गया ना। पोटेंशियल का मतलब कुछ है ना, आपके अंदर जो हिडन एनर्जी है या फिर एनर्जी कह लो, उसको इंडिकेट करने के लिए यूज होता है। जैसे कि आप छक्का मार सकते हैं लेकिन आप मार नहीं रहे, हनुमान जी हैं, पर्वत लांग सकते हैं, समुद्र लांग सकते हैं, लेकिन आपको पता नहीं। तो आप भी बोर्ड में नंबर अच्छे लाओगे यार, लेकिन आपको भी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। आप कॉन्फिडेंस डेवलप करके अपने अंदर कॉन्फिडेंस ला के अंदर पढ़ाई कीजिए, वो दिन दूर नहीं। अच्छा मैं अच्छे दिन। तो पोटेंशियल इलेक्ट्रिसिटी पढ़, तो आई विल राइट इट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक्चुअली, तो आप लिखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है ना।
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इट विजिबल और नॉट? सॉरी यार, रिपीटेडली आई एम डूइंग द सेम मिस्टेक। प्रॉमिस नेक्स्ट टाइम आई विल चेंज माई मार्कर। फ्रॉम नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड्स आई विल चेंज माई मार्कर। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मैं बताना चाहूँ तो भाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी पॉइंट के लिए डिफाइन होता है। स्पेस में मैंने पॉइंट ए मान लिया, तो अब कोई बोला कि भाई व्हाट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ दैट पॉइंट, तो आप कैसे उसे डिफाइन करेंगे? बोलेंगे भाई मुझे उस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बता दो, वही होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ दैट पॉइंट। तो कैसे लिखेंगे? अगर अंग्रेजी में बोलना चाहूँ, जो मैं बोल रहा हूँ आप उसे सुन लीजिए और लिख लीजिए। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ अ पॉइंट इज डिफाइंड एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एसोसिएटेड विद दैट पॉइंट। एक नंबर पक गया आपका। लिख देता हूँ पता है मार्कर कीजिए हमें। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ अ पॉइंट is the electric potential energy associated with that point ना, associated with that point। जैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होता है 9th क्लास में, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होता है, और भी ऐसे पोटेंशियल एनर्जी होते हैं। तो अगर आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आप उस पॉइंट का बताते हैं पोटेंशियल एनर्जी, तो मैं बता दूंगा वो व्हाट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक्चुअली ऑफ दैट पॉइंट। सो ये था अपना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब आता है इलेक्ट्रिक प्रेशर। भाई एनसीईआरटी में लिखा है इलेक्ट्रिक प्रेशर, मैं कहीं गलत से नहीं, दो जगह से खींच के नहीं बता रहा हूँ, तो मैं एनसीईआरटी बस पढ़ाऊँ तो एनसीईआरटी की बताऊँगा। तो इलेक्ट्रिक प्रेशर वास्तव में देखो बता दूँ ईएमएफ ऑफ सेल होता है, इसका भी ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रिक प्रेशर लिख देता हूँ, इलेक्ट्रिक प्रेशर है ना, इलेक्ट्रिक प्रेशर प्रेशर सुन के पास का वाला प्रेशर नहीं, वास्तव में इसका भी यूनिट वोल्ट होता है, वोल्ट। इससे बोलते हैं ईएमएफ ऑफ सेल। बैटरी के दो टर्मिनल के ना प्लस माइनस के क्रॉस केमिकल रिएक्शंस होते हैं, तो वहाँ पे है ना दो टर्मिनल के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है, उसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक प्रेशर। इलेक्ट्रिक प्रेशर एक्चुअली जब हम बोलते हैं तो दिमाग में ईएमएफ ऑफ सेल आना चाहिए। अभी आप 10th क्लास में हैं, आप अभी ना आइडियल सब पढ़ रहे हैं, आइडियल बैटरी एंड आइडियल जो भी है, तो आपको दिमाग में ना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस एनसीईआरटी में लिख रहा है इलेक्ट्रिक प्रेशर डिफरेंस डैश इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। अभी फिलहाल के लिए दोनों सेम है, वोल्टेज है। अब जब थोड़ा सा सीनियर क्लास में जाएंगे तो आप पता चलेगा ईएमएफ ऑफ द सेल एंड एक्चुअली द वोल्टेज ऑफ द सेल, वोल्टेज ऑफ द सेल एंड द ईएमएफ ऑफ द सेल बोथ आर डिफरेंट थिंग एक्चुअली। आप अगर एससी वर्मा पढ़ते हैं 10th क्लास में तो यू मे बी नोइंग अबाउट दीज स्टफ्स। फिलहाल के लिए आप जान लो कि इलेक्ट्रिक प्रेशर जब दिमाग में आता है तो वो ईएमएफ ऑफ सेल है। एंड अगर मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँ, हाँ थोड़ा सा टाइम आपका लूँगा, तो इलेक्ट्रिक प्रेशर इज द ईएमएफ ऑफ द सेल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज डिफाइंड फॉर अ पर्टिकुलर पॉइंट, इट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एसोसिएटेड विद दैट पॉइंट। ये दिमाग में रखिए और वीडियो पॉज करके लिख लीजिए, है ना, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है ना, तो दोस्तों बोलते हैं कि यार लंबा कोई नहीं चाहना चाहता, लंबा वीडियो कोई नहीं देखना चाहता। एनीवे, तो मैं बता दूं यार इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इलेक्ट्रिक प्रेशर में बोल रहा था, सिंपल सा सेटअप अगर मैं बनाना चाहूँ, वास्तव में प्रेशर डिफरेंस के कारण ही तो ना कोई चीज़ फ्लो करता है। करंट फ्लो करने के लिए अपन को पोटेंशियल प्रेशर डिफरेंस चाहिए होता है, इलेक्ट्रिक प्रेशर डिफरेंस चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, है ना, तभी तो उसमें एग्जांपल दिया है एनसीईआरटी में, दो ना वाटर लेवल ऊपर नीचे रख दिया है, कोई बीकर में मतलब पानी भर के रख दिया है, तो पाइप से जोड़ दिया है, तो वहाँ से पानी यहाँ फ्लो होता है। वास्तव में वो दिखाना चाह रहा है कि इफ देयर इज है ना डिफरेंस बिटवीन द प्रेशर्स, वाटर फ्लो फ्रॉम हाई लेवल टू लो लेवल, है ना। जैसे मैं बता दूँ मेरे पास नॉलेज जितना है ना और आपके पास नॉलेज है, तो एक तरह थोड़ा आपकी नॉलेज से मेरा नॉलेज ज़्यादा है, तो देयर इज ना कंटिन्यूस फ्लो ऑफ नॉलेज कह सकते हो। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ना नॉलेज, तो नॉलेज का फ्लो हो रहा है, देयर डिफरेंस बिटवीन प्रेशर, है ना, तो वहाँ पे फ्लो होता है ना, तो करंट फ्लो में प्रेशर डिफरेंस चाहिए होता है। इलेक्ट्रिक प्रेशर डिफरेंस मतलब कि वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए होता है, तो वहाँ पे करंट फ्लो होता है ना। तो करंट फ्लो होने के लिए अपन का प्रेशर डिफरेंस चाहिए। इलेक्ट्रिक प्रेशर एक्चुअली द वोल्टेज डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल ऑफ द बैटरी। जमा कर रही है बातें, कुछ समझ में आ रहा है?
है ना। नहीं समझा तो दोबारा वीडियो पीछे करके सुन लेना, है ना। जो मैं बोल रहा हूँ आप उसे सुनो, वो ज़्यादा इफेक्टिव होगा। आप उसे समझने का प्रयास करो। मैं बोल रहा हूँ कि बैटरी जो होता है टर्मिनल के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होता है, एंड दैट पोटेंशियल डिफरेंस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द करंट फ्लो। फिर बताता हूँ, पीछे वाले वीडियो में बताया था कि पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रिक फील्ड आता है, वायर में जनरेट होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज को धक्का मारता है तो फ्लो होता है। तो वास्तव में अपन को क्या चाहिए, चार्ज बैटरी। चार्ज बैटरी में क्या होता है, दोनों टर्मिनल के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आता है। अगर आइडियल बैटरी का बात करें तो इलेक्ट्रिक प्रेशर डिफरेंस एंड द पोटेंशियल डिफरेंस बोथ आर द सेम थिंग्स। अगर मैं इलेक्ट्रिक प्रेशर को डिफाइन करना, अब बोल दें इलेक्ट्रिक प्रेशर, जैसे मैं सिंपल सा सेटअप बनाना के आपको बताना चाहता हूँ ना, एक सिंपल सा सेटअप। ये मानो प्लस माइनस है, ये आई करंट फ्लो रहा है, ये रेजिस्टेंस आर है, दिख रहा है ना, दिख रहा है। तो हाँ दे रहा हूँ, 1 मिनट। सॉरी फॉर डिफरेंट ना, सॉरी फॉर यार, घर में हो तो यार ऐसा हो जाता है कभी कभी ना। अपना ये मेरे रूम में है ऐसा सब कुछ, तो नीचे से बुलाते रहते हैं। एनीवे तो यार मैं बता रहा था कि है ना, कैसे पोटेंशियल डिफरेंस ना इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट रहता है। तो टर्मिनल के क्रॉस ना बैटरी में केमिकल रिएक्शंस होता है, बैटरी में केमिकल रिएक्शंस के कारण है ना पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन रहता है दोनों टर्मिनल। पोटेंशियल डिफरेंस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है और ये वायर में करंट फ्लो हो जाता है। अगर मैं बता दूँ कि थोड़ा सा डीप में लेके जाना चाहूँ, अगर मेरा बैटरी आइडियल नहीं है, आइडियल ना मतलब बैटरी में रेजिस्टेंस पहले से, बैटरी में भी कुछ रेजिस्टेंस आ जाता है, तो उसके अक्रॉस जैसे कि पोटेंशियल ड्रॉप लिखते हैं ना, आगे आके ओम्स लॉ पढ़ेंगे, मैं लिख देता हूँ बीच का टू आया, सबको पता होगा। तो मानो बैटरी का ईएमएफ ई है, लेकिन इसका भी कुछ रेजिस्टेंस आ गया, तो वास्तव में बैटरी के केमिकल रिएक्शन से तो अपन को ईएमएफ ई मिल रहा है, इलेक्ट्रिक प्रेशर डिफरेंस है ना। लेकिन जब करंट फ्लो होगा तो वास्तव में टर्मिनल के क्रॉस जो वास्तव में दो टर्मिनल के क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप आएगा वो आएगा V इक्वल टू E माइनस आई इंटू आर ऑफ बैटरी। वास्तव में जो बैटरी के टर्मिनल के क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप आता है उसे बोलते हैं वोल्टेज ऑफ बैटरी, एंड ईएमएफ ऑफ बैटरी इज समथिंग विच इज इलेक्ट्रिक प्रेशर डिफरेंस, जो कि केमिकल रिएक्शन ऑफ सेल से आता है। कुछ फीलिंग आ रही है, जितना सुनना है उससे अंदर ले लीजिए, पचा लीजिए, नहीं पच रहा है तो हजम गोला खा लीजिए। एनीवे तो यार इतना मैं बताना चाहूँगा। अभी अगर थोड़ा डीप में जाना चाहूँगा, न्यूमेरिकल करेंगे इस पर तो आपका थोड़ा क्लियर होगा। सो फॉर 10th स्टैंडर्डली आई विल बी टेलिंग यू ऑनली दिस स्टेप्स। तो इलेक्ट्रिक प्रेशर था, फिर इलेक्ट्रिक प्रेशर वोल्टेज होता है। अगर मैं 1 वोल्ट को डिफाइन के लिए पूछता है ना, 1 वोल्ट को अगर मैं डिफाइन करूँ तो बुक्स में डिफाइन कर रखा है, बुक में डिफाइन कर रहा है सिंपल यार। 1 वोल्ट को मैं 1 वोल्ट इज नथिंग बट है ना वर्क डन पर यूनिट चार्ज। 1 वोल्ट को मैं डिफाइन करूँ, 1 जूल का कार्य किया जाता है जब अगर आप 1 कूलम के चार्ज को उठा के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे रखते हैं। 1 वोल्ट 1 जूल बटे 1 कूलम वोल्ट इक्वल टू वर्क डन बटे कूलम। यहाँ से वर्क डन आता है, वर्क डन इक्वल टू V इंटू क्यू, ये आएगा। अभी आगे जाके हीटिंग इफेक्ट आप है ना इलेक्ट्रिक करंट में पढ़ेंगे, तो फिलहाल के लिए ये है। तो ये है अपना। अगर मैं इलेक्ट्रिक प्रेशर से डिफाइन करना चाहूँ, वो भी वोल्ट का यूनिट है। अगर कैसे मैं डिफाइन करूँ इलेक्ट्रिक प्रेशर टर्म्स ला के वोल्ट को 1 वोल्ट को, तो अगर मैं लिखना चाहूँ हाउ आई विल डिफाइन 1 वोल्ट विद द इलेक्ट्रिक प्रेशर। एक्चुअली इलेक्ट्रिक प्रेशर मैं कहीं बाहर से नहीं, एनसीईआरटी में है यार, है ना। तो इलेक्ट्रिक प्रेशर 1 वोल्ट इज द amount of देख रहा है, 1 वोल्ट इज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक प्रेशर डिफरेंस, इलेक्ट्रिक प्रेशर which is needed
the which is needed for the flow of for the flow of 1 ampere current through 1 ohm। कुछ फीलिंग आ रही है, कुछ दिख रहा है, इसे लिख लीजिए फिर एक बार, है ना, फिर सोचिएगा इसके ऊपर। सिंपल सा चीज़ है, इलेक्ट्रिक प्रेशर एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम चीज़ है। मैं दो तरीके से डिफाइन किया, जो एनसीईआरटी में है था 1 वोल्ट इक्वल टू 1 जूल अपन 1 कूलम, और 1 वोल्ट ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक प्रेशर डिफरेंस मतलब पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी के क्रॉस, जो कि 1 एम्पियर का करंट फ्लो होता है, और जो कि 1 एम्पियर करंट फ्लो होने के लिए जरूरी चाहिए होता है 1 ओम का रेजिस्टेंस, है ना। बी इक्वल टू आई आर से अगर फिलिंग दिलाता हूँ, बी इक्वल टू आई आर, इसे 1 वोल्ट रखोगे तो 1 एम्पियर का करंट और 1 ओम का रेजिस्टेंस चाहिए होता है ना। तो ये था अपना इलेक्ट्रिक प्रेशर, 1 वोल्ट को डिफाइन किया इलेक्ट्रिक प्रेशर के थोड़ा सा नज़रिए से। तो ये था अपना पोटेंशियल को, है ना, हिंदी अंग्रेजी का वाक्य प्रयोग करके बताया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस एंड व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक प्रेशर। और वास्तव में ये सब पोटेंशियल डिफरेंस जरूरी होता है चार्ज के फ्लो होने के लिए, कह सकते हैं कि करंट पैदा करने के लिए सर्किट में। तो ये था, और मैं अगर ये जितनी भी चीज़ आपको क्लियर आई समझ में आई होंगी तो उसको लीजिए, और फ़ोन है आपको सर्च करिए। तो इसी में यार अपन कंटिन्यू करते हैं थोड़ा सा ना, ओम्स लॉ को एक्सप्लेन करते हैं। तो जल्दी से ओम्स लॉ बहुत इजी लॉ है ना, जॉर्ज साइमन ओम थे, उन्होंने सर्किट में फ्लो हो रहे करंट को यूज रेजिस्टेंस और बैटरी के बीच में रिलेशन पता किया था सिंपल एक्सपेरिमेंट से, ग्राफ से। तो सिंपल सेटअप अपन बनाए थे ना इधर, है ना, सिंपल सेटअप बनाए थे, ये था रेजिस्टेंस, है ना, ये था वोल्टेज, ये था मान लो इधर, मान लो स्विच है अपना ना, इधर मान लो इधर एम्पियर, अमीटर, एम्पियर नहीं अमीटर है, इसके पास वोल्टेज मान लो इधर आई करंट फ्लो हो रहा है। तो ग्राफ प्लॉट किया सिंपल सा इन्होंने वोल्टेज वर्सेस करंट का, तो कुछ स्ट्रेट लाइन प्राप्त किए थे पाए थे। तो मैं बताना चाहूँ यार, जैसे कि यार हाँ, एक क्वेश्चन आता है बोल्ट में, व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ अमीटर यूज्ड इन द इलेक्ट्रिकल सर्किट। रेजिस्टेंस ऑफ अमीटर 0 होता है आइडियल अमीटर का, रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर इन्फिनिट, है। ये चीज़ दिमाग में रखिए, कभी ये पूछ देता है, किसी को पता भी होगा ना, सबको पता होगा। तो अमीटर का रेजिस्टेंस 0, वोल्ट मीटर का इनफाइनाइट। तो जॉर्ज साइमन ओम जी ने क्या किया भाई, ग्राफ प्लॉट किए करंट और वोल्टेज के बीच में। तो जैसे मैं बताता हूँ, इधर करंट है अपना, इधर वोल्टेज है। व्हाट डज एक्चुअली इन सेटअप इंस्टेड ऑफ, है ना, ही वेरीड द वोल्टेज। एक्चुअली वोल्टेज में वेरिएशन किए, देखिए रेजिस्टेंस को यू का यू रहने दिया, और वोल्टेज में वेरिएशन किए तो देखिए करंट भी वेरी कर रहा है। जैसे इनिशियली मान लो यहाँ पे कुछ दिख रहा है ना, यहाँ पे मान लो कुछ 1 वोल्ट का बैटरी लगाया था, तो 1 ओम का 1 एम्पियर का करंट हुआ था। ओम क्या बोल रहे हो, 1 एम्पियर का करंट हुआ था ना, तो यहाँ था। फिर जब 2 बैटरी, थोड़ा सा बैटरी बढ़ा दिए, है ना, बैटरी बढ़ा दिए, 2 वोल्ट का कर दिए, तो करंट मेरा 2 एम्पियर हो गया, तो यहाँ पे 2 एम्पियर हो गया। जब ये इंटरसेक्शन पॉइंट को मैच किए ना, तो उनको एक स्ट्रेट लाइन प्राप्त हुआ। बोले भाई कि करंट तो बैटरी के साथ, जैसे जैसे बैटरी बदल रहा हूँ वैसे वैसे करंट भी बदल रहा है, वोल्टेज को दुगना कर रहा हूँ करंट भी दुगना हो जा रहा है, तो 3 गुना कर रहा हूँ तो अपने करंट भी 3 गुना हो जा रहा है। तो सिंपल सा एक रिलेशन ले लिया, आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू समथिंग ना, आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज। बुक में लिखा है भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, लेकिन वास्तव में होना चाहिए आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू भी, लेकिन आप लिख देते हैं तो कोई गलत नहीं है। जैसे मैं बोला ना, बाजार में अपन जाते हैं बैटरी लेने के लिए, ना कि करंट, तो बैटरी को वेरी कराएंगे तो करंट के ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है ये पता चलेगा। तो हम लोग क्या कह सकते हैं, करंट बैटरी पे डिपेंड कर रहा है, मतलब वोल्टेज पे डिपेंड कर रहा है। करंट वोल्टेज पे डिपेंड कर रहा है तो मैं लिखूंगा आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज।
उसके साथ वेरी कर रहा है ना। तो जैसे कि जैसे मैं एग्जांपल देना चाहूँ, आपके जो मार्क्स है आपकी मेहनत पे डिपेंड करता है। तो मैं लिखूँगा मार्क्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मेहनत, मेहनत है ना। योर मार्क्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मेहनत है ना। तो करंट इन द सर्किट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज अप्लाइड इन द सर्किट है ना। तो आई डायरेक्टली टू बी लिखूंगा। अगर मेरा उल्टा होता है ना कि वोल्टेज वेरी करता करंट के वेरी करने से, करंट को वेरी करा नहीं सकते, करंट को वेरी करने के लिए वोल्टेज चाहिए ही चाहिए। तो मेरा ऐसे लिखेंगे करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज। फिर इसका फार्मूला बनाने के लिए इसको प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगाते हैं है ना। तो हटाते हैं इसको, आई इज इक्वल टू के इंटू बी लिख देते हैं। आई इक्वल टू के इंटू बी वेयर के इक्वल टू 1/r। अरे यहाँ से फार्मूला आता है बी इक्वल टू आई आर, बी इक्वल टू आई आर। ये जबरदस्त आता है ओम जी का है ना, मेहनत का फल बी इक्वल टू आई आर। अगर मैं फिर आप बता देना चाहूँ यार, ये तो सिंपल ओम्स लॉ का हो गया, इसे नोट कर लो। सिंपल सा जो मैं बोला उसको सुन लो, समझ में आया तो समझ लो। और ये था यार ओम्स लॉ, सिंपल सेटअप एक्सपेरिमेंट्स तो मैंने ग्राफ प्लॉट किया और एक अच्छा सा रिलेशन दे दिए। इसमें भी कंडीशन था, ओम्स जी ने कांस्टेंट टेम्परेचर पे ये सब सेटअप किया था। रूम टेम्परेचर मान लो 25 डिग्री सेल्सियस पे उन्होंने सब सेटअप किया। लेकिन जब 12th में जाओगे तो ओम जी फेल हो जाते हैं। 10th में तो हीरो बन गया ना, लड़के 10th में बहुत अच्छे पढ़ते रहते हैं, लेकिन क्या करते हैं 12th में जाने के बाद 11th 12th में चेंज हो जाते हैं। जो लड़के थोड़ा वीक रहते हैं या फिर थोड़ा एवरेज रहते हैं, दे कम है ना लाइक एनीथिंग दे। तो एवरीथिंग अबाउट योर माइंड सेट एंड योर प्रैक्टिस एंड योर हार्ड वर्क। तो आप अगर अच्छे हैं 10th में तो मैं उम्मीद करता हूँ यार 11th 12th में भी अच्छे रहेंगे, क्योंकि ऐसे चेंजेस आ जाते हैं। तो सब अच्छे हमेशा बने रहिए। ओम्स जी की तरह नहीं 10th में हीरो 12th में फेल। ओम्स लॉ इज नॉट ए यूनिवर्सल लॉ, मतलब जो हमेशा सत्य हो। 12th में ओम्स जी फेल हो जाते हैं, 10 में टॉप करते हैं, 12th में फेल हो जाते हैं, ऐसी भी नौबत आती है नौबत में। तो ऐसा मत होने दीजिए आप, है ना, ऐसे होते हैं। तो कैसे फेल होता है भाई, जो ग्राफ में एक्सपेरिमेंट किए थे वो कांस्टेंट टेम्परेचर पे किए थे। तो जैसे टेम्परेचर वेरी करेगा अपना रेजिस्टेंस वेरी कर जाएगा। तो दैट स्ट्रेथ कर्व जो मैंने पाया था ना, ये स्ट्रेथ कर्व पाया था ना, ये वाली चीज़ इज इट विजिबल, हो सॉरी, जो स्ट्रेथ कर्व पाया था ना ये वाली, वो स्ट्रेथ नहीं रह जाती क्योंकि वो वेरी कर जाती है। तो कह सकते हैं ओम्स लॉ इज नॉट, लिख देता हूँ आप लोग बोर्ड में आता है ना, ओम्स लॉ इज नॉट यूनिवर्सल लॉ। ओम्स लॉ कांस्टेंट टेम्परेचर पे किया गया था, तो रेजिस्टेंस वेरी नहीं किया था। एक्चुअली व्हाट हैपेंड इन रेजिस्टेंस एक्चुअली वेरी विद द टेम्परेचर। रेजिस्टेंस ऑफ अ मटेरियल वेरीज विद द टेम्परेचर। समझ में आ रहा है? लिख देता हूँ ओम्स लॉ इज नॉट, पहला ओम्स लॉ इज नॉट यूनिवर्सल लॉ। यूनिवर्सल लॉ मतलब जो चीज़ बहुत बार एक्सपेरिमेंट के थ्रू पाया गया है और वो हमेशा सही नहीं है। 12th क्लास में गलत हो जाएंगे अभी ओम्स जी। एंड सो ये था ओम्स लॉ। इस पर कुछ बेसिक्स प्रॉब्लम्स हैं, क्वेश्चंस हैं, आप बुक्स में ट्राई कीजिए। अगर आपको समझ में बी इक्वल टू आई आर पे सिंपल से प्रॉब्लम आते हैं ना। अभी 10th में तो थोड़ा अजीब लगता होगा, लेकिन प्रैक्टिस कर लेंगे, एवरीथिंग आई विल बी ओके। सो ओम्स लॉ इज नॉट मतलब अब ये कांस्टेंट टेम्परेचर पे कंडीशन लगाएंगे ना। ओम्स का जो सेटअप था, जो एक्सपेरिमेंट ग्राफ प्लॉट किए थे, कांस्टेंट टेम्परेचर पे था। एनीवे फॉर दिस वीडियो यार इतना ही काफ़ी है। अगले वीडियो में मैं बताऊंगा रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर जो वेरी करता है, कैसे वेरी करता है, पैरेलल एंड सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला करूंगा मैं। और लेटर ऑन आई विल डिस्कस अबाउट द हीटिंग इफेक्ट ऑफ द करंट एंड द पावर एंड जो भी बचा हुआ है। सो इतने लिए आप मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई कीजिए मस्ती से और खुश रहिए। और हाँ, जो वास्तव में प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी में,
तो आप उनको ये वीडियो ना मेहरबानी कर सकते हैं। नवोदय वाले का दिल तो बहुत बड़ा होता है वास्तव में ना, तो मेहरबानी करके उनको भेज दीजिए। मेरे ऊपर मेहरबानी मत कीजिए, मैं कर रहा हूँ, मेरी भी कॉलेज की पढ़ाई चल रही है, टेस्ट वेस्ट आने वाले हैं, तो हो सकता है कि वीडियोस कुछ है ना इरेगुलर हो। आप यूट्यूब पे जाए यार, बहुत सारा कंटेंट पड़ा है, टीचर से कंसल्ट कीजिए, कुछ भी करिए, पढ़ाई कीजिए, मस्त रहिए। तब तक के लिए फिर से आने का प्रयास करूँगा जल्दी से। टेक केयर, जय हिंद।